नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आज आपको बता दें कि कृषि आंदोलन का 13वां दिन है और साथ ही साथ पूरे भारत में किसानों ने अपने इस आंदोलन के तहत भारत बंद बुलाया। हर राज्य से भारत बंद को लेकर हमारे पास तस्वीरें आ रही है, लगातार हम आपको अपडेट करा रहे हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अब आम आदमी भी किसानों के साथ है और इस भारत बंद में सहयोग कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली में हजारों किसान पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और आज उस आंदोलन का 13वां दिन है। किसानों ने कानून के खिलाफ आज भारत बंद का ऐलान किया और पूरे देश में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक भारत बंद बुलाया और अब इसका असर भी देखा जा रहा है। देश से अलग अलग तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही संपूर्ण देश में हर किसान और साथ ही साथ आम आदमी, व्यापारिक प्रतिष्ठान व कई अन्य यूनियनें भी किसानों के साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों में ट्रेनें तक रोकी गई है। हालांकि किसान संगठनों ने सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम की बात कही है। किसानों को किसी भी राजनीतिक दलों के समर्थन से ऐतराज है। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन है, हालांकि जो हमें समर्थन देना चाहे दे सकता है, लेकिन हम किसी भी राजनीतिक दल को नहीं बोल रहे। भारत बंद के दौरान आपको बता दें कि परिवहन सेवा से लेकर फल सब्जी की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। केंद्र सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, मगर अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे अपना विरोध प्रदर्शन और तेज करेंगे और राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने वाले सभी मार्गों को बंद कर देंगे। तो वहीं इस भारत बंद के बीच आम आदमी पार्टी ने भी एक संगीन आरोप लगाया केंद्र सरकार के ऊपर। आपका कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर से वापस आए हैं, तभी से घर के बाहर उनके नजरबंद के हालात बने हुए हैं। तो वहीं राजस्थान में भी इस बंद का असर दिख रहा है। व्यापार संगठनों ने बंद को समर्थन दिया और साथ ही साथ किसानों के समर्थन में भारत बंद का खासा प्रभाव राजधानी जयपुर और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। विभिन्न व्यापार संघों ने भी इस बंद को समर्थन देकर स्वेच्छा से बाजार बंद रखे हैं। दोपहर करीब 3 बजे तक बाजार बंद रहेंगे और इस सांकेतिक विरोध प्रदर्शनों को विभिन्न यूनियन का भी समर्थन हासिल है। जयपुर के एमआई रोड पर बाजार पूरी तरीके से बंद है और शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि सब तरफ से इस बंद को समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के इशारे पे, एमएचए के इशारे पे दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने ही घर में चारों तरफ से बैरिकेड लगाकर लगभग नजरबंद किया हुआ है, हाउस अरेस्ट किया हुआ है। उनसे ना कोई मिल सकता है, ना वो बाहर आ सकते हैं। शीला शर्मा भी लगातार मेरे साथ बने हुए। सुनील जी, भारत बंद का संपूर्ण भारत में अब असर देखा जा रहा है। न सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, ओडिशा, तेलंगाना, सब जगह से किसानों के इस आंदोलन का समर्थन देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो गतिरोध है, कल छठे दौर की बात वार्ता होनी है। हालांकि 5 दौर की जो वार्ताएं हुई तो वो तो बेअसर रही, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि अन्नदाता अपनी भूमिका अभी भी नहीं भूला है और अन्नदाता ने यह साफ किया है कि हमें तो किसी का समर्थन नहीं चाहिए। कोई देना चाहता है स्वेच्छा से दे सकता है और हम हमारे इस आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अन्नदाता अभी भी आम आदमी के लिए सोच रहा है और साथ ही साथ अपने देश के लिए भी सोच रहा है। लेकिन उसके बाद भी उसकी एक बुनियादी मांग है कि आपको नहीं लगता कि सरकार को इन परिस्थितियों का भी जायजा लेना चाहिए? विपक्ष क्या कर रहा है इस पर नहीं सोचे, बल्कि अन्नदाता क्या कर रहा है उसकी ओर तो जरूर देखें और उसकी बात सुने। सुनील जी। जी हाँ उमंग, देखिए वही बात हुई जिसका डर था।
डर ये था कि ये आंदोलन कहीं ज़्यादा गति ना पकड़ ले, कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, ये समस्या तक ना आ जाए कि भारत को भी बंद रखना पड़े। जी, जो लोग असल में देखिए, किसान आहत केवल इससे नहीं है कि उसके साथ जो कानून में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसे समझ नहीं आ रही, या जिन्हें वो समझना नहीं चाह रहा, या जिन्हें उसे लगता है कि वो उसके हित में नहीं है। उससे ज़्यादा आहत बाकी सब उन चीज़ों से हुआ है जो पिछले दिनों में हमने सोशल मीडिया पर देखी। पिछले दिनों में हमने देखा कि वो किस प्रकार से उसके खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, उससे देखा। सबसे पहली बात तो ये कि जैसा कि आपने बताया कि भारत बंद का असर लगभग सभी राज्यों से आ रहा है, तो ये चीज़ सबसे पहले खत्म हो गई कि पंजाब के किसान ही क्यों आंदोलन कर रहे हैं। अर्थात उन सब जो कानून हैं, उन कानूनों से बाकी देश के जो अन्य किसान हैं, जो अन्य अन्नदाता हैं, वो भी कहीं ना कहीं सहमत हैं कि वो कानून उनके हित में नहीं है। जी, अब अगर इस चीज को सरकार अगर खुले दिल से लेती है, इस चीज को सरकार मानती है कि ठीक है, किसान इस चीज को, हो सकता है उनकी नज़र में कानून बहुत अच्छा हो, उन्हें लगता है कि किसान इस समय इस चीज को नहीं समझ रहे, उन्हें थोड़ा समय लेना चाहिए, किसानों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें जागरूकता देनी चाहिए। उन्हें लगता है कि ये किसान इस प्रकार से नहीं मानेंगे, तो दूसरे तरीके से मीठी बोली से उनसे बात करनी चाहिए। ये जिस पड़ाव पर आकर हम पहुंच रहे हैं ना, ये पड़ाव आगे के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आज भारत बंद के बाद भी अगर सरकार, हालांकि 9 दिसंबर की मीटिंग तय हुई थी, कल क्या होगा वो एक अलग बात है, परंतु उसके बाद भी नहीं आती, तो इसी प्रकार से आक्रोश बढ़ता जाता है, इसी प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। आज भारत बंद की बात हुई है, 3 बजे तक के चक्का जाम की बात हुई है, इससे आगे भी किसान बढ़ सकता है, क्योंकि उसमें एक आक्रोश है, उसमें एक गुस्सा है कि वो हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। तो ये सबसे बड़ी बात है। और रही सही कसर विपक्षी पार्टियों ने पूरी कर दी है जी, उन विपक्षी पार्टियों ने जिन्हें किसान कहते हैं कि आप हमसे दूर रहिए, हमने आपको भी परखा हुआ है और उस पार्टी को भी परखा हुआ है जो कि इस समय सत्ता में है, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम अपनी लड़ाई अकेले कर सकते हैं। अगर हम पूरे देश को पाल सकते हैं तो हम देश में अपनी मांग मानने के लिए कोई आंदोलन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल सुनील जी, सीधी सी बात है और बहुत सही भी बात है, क्योंकि अन्नदाता ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम पूरे देश का पेट हम पाल सकते हैं तो हम अपनी मांग आपके सामने क्यों नहीं रखें। और हमारी बहुत बुनियादी मांग है, क्यों नहीं सरकार इस ओर ध्यान दे रही, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि सुनील जी, हम लगातार हम इस पर अपडेट दे रहे हैं हमारे दर्शकों, महाकवरेज किसान आंदोलन पर हो रही है। कई किसान संगठनों से भी हमने बात करी, कई पार्टियों के नेताओं से भी बात करी, और जो इसका जो एक सार अगर हम निकाल कर देखें तो वो जाहिर सी बात है, वो इतना सा ही है। उनकी मूल मांग है, बार बार हम इस बारे में चर्चा करते हैं, एमएसपी के इर्द गिर्द ये घूम रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जब से राजनीतिक पार्टियों ने यहां इसके अंदर हस्तक्षेप करा है, तब किसानों को जो डर था कहीं ना कहीं अब वो भी हो रहा है। किसान कभी नहीं चाहते थे कि हम इस आंदोलन को एक राजनीतिक रूप दें, लेकिन अब ना चाहते हुए भी किसानों का यह आंदोलन राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। सुनील जी। जी हाँ, बिल्कुल, किसान कभी नहीं चाहता था कि उसके मंच पर कोई राजनीतिक नेता चढ़े, कोई किसी विपक्षी पार्टी का नेता चढ़े। वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ना चाहते थे। वो अपनी लड़ाई आज भी अकेले लड़ना चाहते हैं। कारण मैंने पहले बताया कि उनका सबसे मोह भंग हो चुका है। वो सबको देख चुके हैं, विपक्षी पार्टियों को भी देख चुके हैं और सत्ता पक्ष को भी देख चुके हैं। उनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि किसानी चलती रहे, खेत चलते रहे, खेत की तरफ से जो युवाओं का मोह दूर हो रहा है, वो युवा वापस खेतों की तरफ आकर्षित आएँ। और इसके लिए सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है कि उन्हें उनकी फसल की पूरी कीमत मिले। जी, एक ही बात है उनकी, किसानों की, अंधन के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। और पूरी कीमत लेना कहीं पर भी कोई अपराध नहीं है। पूरी कीमत लेना कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई ऐसा जुल्म नहीं है कि किसान जो कोई ऐसी अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें तो एक रेट एमएसपी जो है उसका ये डिसाइड कर दीजिए कि इससे कम में कोई भी हमारा उत्पाद ना खरीदे। अब कहने को लोग ये कहते हैं कि आप मत बेचो, क्यों बेचते हो। किसान इतना मजबूर हो जाता है, वो 6 महीने की खेती के बाद में इतना मजबूर हो जाता है, उस पर इतना कर्ज चढ़ जाता है, बच्चों की फीस उसे जमा करानी होती है, बेटी की शादी करनी होती है, बहन का भात भरना होता है, इसलिए उसके पास पैसे होते हैं और दूसरी पैसे की ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, उसके पास भंडारण की इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो उस फसल को रोक के रख सके इस चीज़ पर कि जब व्यापारी अच्छी रेट देगा तब देंगे। वहाँ तो जब मंडी में आपने शायद कभी चलिए मेरे साथ और हाल देखिए कि किस प्रकार से फसल के लिए 1, 2, 3 का नाम बोला जाता है और फसल कहती जाती है कि बिक गई। बोलो इस रेट में बिकी कि नहीं बिकी, बता इस रेट में बेचता है कि नहीं बेचता। और किसान जो कि 4 दिन से मंडी के बाहर ट्रैक्टर लेके खड़ा था, उसके पास सिवाय इस चीज के और कोई चारा नहीं होता, क्योंकि वो तंग आ चुका है उन फोनों से जो उसके घर से आ रहे हैं। क्या फसल बिकी, क्या
क्या फसल का रेट मिला क्या, जो उसके बेटे पूछते हैं, जो उसकी पत्नी पूछती है, उन सब से वो दुखी हो चुका होता है और अंत में वो हार कर उस फसल को औने पौने दाम में बेचकर अपने घर की तरफ खाली हाथ चल देता है। बिल्कुल सुनील जी, कहीं ना कहीं किसानों की इस व्यथा को ऐसा लगता है कि अब आम आदमी भी जान चुका है और न सिर्फ हमारे और आपके जैसे लोग बल्कि आम आदमी तक 12 दिन तक लगातार चलने वाले इस आंदोलन और जिसका आज 13वां दिन है, अब आम आदमी तक किसानों की व्यथा कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है। और न सिर्फ आम आदमी बल्कि हमारे देश में जो भी संगठन है जो अपनी एक महत्ता रखते हैं वो भी अब किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। मुंबई से अगर हम बात करें तो मुंबई से जो डिब्बे वाले हैं, जो मुंबई के डिब्बे वाले पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, वो किसानों के समर्थन में उतर आए हैं। और साथ ही साथ इसमें एक आपको जरूरी अपडेट देते हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट करा है कि मोदी जी किसानों से चोरी बंद करो। सभी देशवासी जानते हैं कि आज भारत बंद है, इसका संपूर्ण समर्थन करके हमारे अन्नदाता के संघर्ष को सफल बनाइए। ये तो खैर राहुल गांधी ने ट्वीट करा है, विपक्षी नेता है, काम है विपक्ष का सरकार को घेरना हर मुद्दे पर। इसके उलट अगर हम राजधानी जयपुर में अगर हम बात करें, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, तो बीजेपी ऑफिस के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है और झड़प भी इतनी ज्यादा वो बढ़ गई कि आपस में उलझ गए, गुत्थम गुत्ता हो गए। कई लोगों को वहां पर चोटें भी आई हैं। जयपुर से इसका हाल हम जानेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत लाइव जुड़े हैं। तो मैं बीकानेर का भी हम रुख करेंगे, किशोर सिंह भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। किशोर, आपके पास आऊंगा। लखवीर, पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले हमने भी देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। अभी क्या स्थिति है लखवीर वहां पर? देखिए, प्रदेश भाजपा मुख्यालय के सामने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कूच तो किया था, घेराव करने की पूरी कोशिश थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आमने सामने हो गए थे। पुलिस के बीच बचाव के चलते हालांकि हाथापाई भी हुई थी, लेकिन पुलिस के बीच बचाव के चलते एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को रवाना कर दिया गया था। अभी जो तस्वीर है वो मैं दिखाना चाहूँगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय के सामने जो सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे, वो भी अब यहाँ से हट गए हैं, क्योंकि प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने समझाइश के बाद उन्हें यहाँ से हटा गया। लेकिन बावजूद इसके बताना चाहूँगा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जाते जाते यही कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से एनएसयूआई को दिया जाएगा। और जिस प्रकार से एनएसयूआई ने जो उनके घर में आके जो चोट देने की कोशिश की है, उसको बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता भूलेगा नहीं। तो ये बड़ी बात है कि किस प्रकार से प्रदेश भाजपा मुख्यालय के बाहर जो एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और उसके बावजूद भी जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद था, लेकिन बावजूद इसके बीच बचाव करने की कोशिश भी की गई, लेकिन फिर भी पत्थरबाजियाँ हुई, सिर फुटोवल हुई और कई जो नेता थे, कई जो कार्यकर्ता थे, उनके यहाँ पर चोट भी आई है। एक कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनसे बातचीत करेंगे। एनएसयूआई कार्यकर्ता आए थे, आप भी बीच बचाव कर रहे थे, चोटें भी लगी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो एनएसयूआई कार्यकर्ता नहीं थे, ना ही किसान थे, वो गुंडे थे जिन्होंने हाथ में हथियार लेके आए थे धारदार, और यहाँ चाकू मारे हैं, पेट्रोल के बम उनके साथ थे। और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा था वो पूरा उनके साथ था। अपने लठ पुलिस वालों ने उनको दिए हैं और हमारे कार्यालय में आके बिल्कुल पूरा गुंडागर्दी के तरीके से उन्होंने घुसने का प्रयास किया है। उनमें किसान तो कोई था नहीं, एनएसयूआई के गुंडे थे जो पूरी तैयारी के साथ आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनको चेताना चाहते हैं, ऐसे बोलो सरकार को, वे आगे से ऐसा दुस्साहस किया तो ईंट का जवाब पत्थर से आपको जरूर मिलेगा। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की बातचीत यहाँ कही जा रही है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जयपुर शहर के अध्यक्ष हैं राघव शर्मा, इन्होंने बीच बचाव किया था, कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश भी की थी। इन्हीं से बातचीत करेंगे। राघव जी, किस प्रकार से एनएसयूआई कार्यकर्ता आए थे और किस प्रकार से अब आपने बीजेपी कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा? हम बार बार कह रहे थे, हमारे यहाँ परंपरा थी और परंपरा के हिसाब से ये था कि हम एक दूसरे के कार्यालय पे इस तरह का निंदनीय कार्य नहीं करते थे। आज उस परंपरा को गांधीवादी मुख्यमंत्री, उसके निर्देश पर और प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के निर्देश पर जो आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परंपराओं को तार तार किया है, इसकी जितनी निंदा करी जाए कम है। हमने फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मर्यादा में रखा, लेकिन कार्यालय के बाहर आकर जब वो पुतला जलाने की कुचेष्टा कर रहे थे, तब हमारे को निश्चित रूप से उनको धकेलना पड़ा और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर वो 40 कार्यकर्ताओं को धकेल कर और लाठीचार्ज करके अगर भगा देती तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे जाना ही नहीं पड़ता। राघव जी, कितना जायज़ मानते हैं, क्योंकि कहा गया था कि शांतिपूर्वक भारत बंद बुलाया गया और शांतिपूर्वक की तस्वीरें देखने को मिलेगी, लेकिन बावजूद इसके एनएसयूआई छात्र संगठन के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय के बाद पहुंचते हैं, झड़प होती है, आमने सामने हो जाते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता भी और एनएसयूआई कार्यकर्ता भी। कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चोट का सामना भी करना पड़ा है। आप एक बात बताओ, मीडिया देख रहा था, परंपराओं को तार तार किसने किया है?
हम तो यहाँ मर्यादित तरीके से अपने नारे लगा रहे थे। जिस प्रकार से बढ़कर वो हमारी कार्यालय की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, तो घर में तो हम नहीं घुसने देंगे भाई साहब। और घर में घुसने की अगर कुचेष्टा और षड्यंत्र किया तो हम इसका माकूल जवाब देना जानते हैं। अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि घर में आगे ललकार कर चले गए हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ता, अब आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? कोई रणनीति नहीं है। घर में घुसेंगे, फिर जूत खाएंगे। और पहले भी आए, अभी भी आए थे जब हमने खदेड़ा उनको, और पुतला वगैरह कैसे जला के गए हैं वो उनसे आप पूछेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, विनम्रता को अगर एक कायरता समझने की कोशिश करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माकूल और युवा मोर्चा का कार्यकर्ता माकूल जवाब देना जानता है। जिस प्रकार से आकर गए हैं तो क्या पुलिस का सहारा लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई पुलिस के दम पर ही आंदोलन अब आप एफआईआर करने जा रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी? हम कोई एफआईआर नहीं करेंगे और कोई ज्ञापन नहीं देंगे। पुलिस के लोग जो अधिकारी थे उन्होंने साफ देखा है, और निश्चित रूप से हम कहते हैं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को मर्यादा में रहना चाहिए। छात्र राजनीति और कॉलेज की राजनीति को राजनीतिक क्षेत्रों में इस प्रकार से तार तार करेंगे तो वो अपना स्तर गिराएंगे। 52 सीटों पर आ चुके हैं। 135 साल पुरानी कांग्रेस और कितना निचले स्तर पर जाना चाहेंगे वो उनके कर्मों पर डिपेंड है। तो उमंग, जयपुर शहर भाजपा के अध्यक्ष राघव शर्मा को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि ललकारने का काम जो एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने करा है वो उसको अब साइन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब अगर आगे से ऐसी कोई भी चेष्टा अगर एनएसयूआई के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लोग करेंगे तो इसको सहन बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा। जिस प्रकार से एनएसयूआई के कार्यकर्ता यहाँ आए, बिल्कुल लखवीर, अब माफ कीजिएगा बीच में आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके पास में आऊंगा। और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से घटनाक्रम बीजेपी ऑफिस में घटित हुआ है वो वाकई में बहुत निंदनीय है। किसान आंदोलन के नाम पर, भारत बंद के नाम पर इस तरह का घटनाक्रम कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। खैर, बीकानेर से किशोर हमारे साथ लगातार बने हुए। किशोर, आपके पास में आऊंगा, उससे पहले हमारे दर्शकों को एक जानकारी दे देते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस सर्द मौसम में, इस ठंड के मौसम में, हाड़ कपाने वाली ठंड में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों में से अब आप खुद सोचिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। 32 साल का एक किसान जिसके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी, वो अपने किसान भाइयों का साथ देने आया था और ठंड के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस किसान आंदोलन ने एक और युवा किसान की जान ले ली जिसके पास छोटी सी जमीन थी। सुनील जी, इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा, उससे पहले किशोर आपके पास आना चाहूंगा। बीकानेर में इस समय क्या कुछ हालात है भारत बंद को लेकर? जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। बीकानेर कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पे कई बड़े किसान आंदोलन हैं, चाहे बिजली की मांग को लेकर हो, चाहे सिंचाई पानी की मांग को लेकर हो। नहरी क्षेत्र में उसी के तहत आज बीकानेर में केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन का पूर्ण समर्थन है। और यहाँ शादियों का सीजन होने की वजह से शादियों की जो गाड़ियां हैं, जरूरी सर्विस की गाड़ियां लगी हुई है, उनको छोड़ के बाकी सारी सेवाओं की गाड़ियां संपूर्ण से बंद है। तो शांतिपूर्वक चल रहा है। सुबह 11 बजे से ये बंद शुरू हुआ जो 3 बजे तक चलेगा। अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा ये बंद का आह्वान किया गया, जिसका समर्थन करते हुए सभी मंडियां बंद है, सभी बाजार के प्रतिष्ठान बंद है। उसके साथ साथ बीकानेर बार काउंसिल ने भी किसानों का समर्थन किया है। अभी सिरडूंगढ़ विदासर हाईवे पे खड़े हैं, जहां आप देख सकते हो जो हमेशा व्यस्तम रहने वाला मार्ग है वो अभी सुनना नजर आ रहा है। इक्के दुक्के जो जरूरी सेवाओं के वाहन है वही इस हाईवे पे नजर आ रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल से जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीकानेर के सारे किसान, युवा वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र के किसान स्वतः इस बंद में शरीक हो चुके हैं, वो खुद शामिल हो चुके हैं। कोई जोर जबरदस्ती कहीं की नहीं जा रही, कहीं भी सड़कें जाम नहीं की गई है, लेकिन उसके बावजूद सड़कें पूर्णतः शून्य नजर आ रही है। तो इसका सीधा सा यही है कि संपूर्ण किसान यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा 2-3 किसान आंदोलन कृषि बिल लाए गए हैं उनको रद्द किया जाए, एमएसपी की उन्हें गारंटी दी जाए। और एमएसपी के ऊपर जो नाम मात्र की खरीद की जाती है, मात्र 25 क्विंटल की मूंगफली की खरीद की जाती है, वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। इसलिए संपूर्ण किसान पूर्णतः इस बंधन का समर्थन करते हुए अपनी मांगों का समर्थन कर रहे हैं और ये शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। जी बिल्कुल किशोर, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार ने ये नए कृषि कानून लेकर आई है, और हालांकि किसान संगठन शुरू से इसका विरोध कर रहे थे, और जाहिर सी बात है उन्होंने शुरुआत में ही कहा था कि आप हमारे साथ बैठिए। जो लोग एसी के कमरों में बैठकर कानून बनाते हैं उनकी बात ना सुनकर जो वाकई में जो किसान है, जो खेत में हल चलाता है, आप उनसे तो सलाह मशवरा कीजिए कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। चलिए आपने कानून बना दिया, हमें कानून से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी कुछ बुनियादी मांगे हैं और हमें उन मांगों पे आपका समर्थन चाहिए, हमारी उस सरकार का समर्थन चाहिए जिसे चुनकर हमने भेजा। किशोर, आप पूरे इस वाक्य पर आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट हम फिर लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, सबसे बड़ी बात यह है, अभी कुछ देर पहले ही हमने एक
ताज़ा खबर, ताज़ा अपडेट हमारे दर्शकों को सुनाई थी सिंघू बॉर्डर पर डटे उन किसानों के बारे में। कितनी शर्म की बात है, क्या अब हमारी इस सरकार को, जिसे इन किसानों ने चुनने में अपनी भी भागीदारी निभाई थी, एक एक करके धीरे धीरे कई किसान इस आंदोलन की भेंट चढ़ रहे हैं। और ज़रा सोचिए सुनील जी, क्या सरकार को अब भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि 32 साल का एक युवा किसान अपने सभी किसान भाइयों के साथ इस आंदोलन में उतरा और मौत के घाट उतर गया। सुनील जी, देखिए, किससे उम्मीद करते हैं आप? जो किसान शांतिपूर्ण बंद की बात कर रहा है, पहले मैं आपको उससे पहले वाली खबर की तरफ लेके जाऊंगा। जो किसान शांतिपूर्ण बंद का आह्वान करता है, जो कहीं से भी अभी तक कोई किसानों की तरफ से अभी तक कोई ऐसी घटना की खबर सामने नहीं आई है कि जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, और वहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में लड़ रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इस आंदोलन को दिशा देना चाहते हैं? वो गलती किसी की भी हो, ना इधर किसान थे ना उधर किसान थे, दोनों कार्यकर्ता थे, दोनों के पास अपनी अपनी पार्टियों के झंडे थे। असल में समाधान किसी के पास नहीं है। मामले को उलझाया और उलझाया जा रहा है। विपक्ष इसलिए उलझा रहा है क्योंकि उसे बैठे बिठाए एक मुद्दा हाथ लग गया, और पक्ष, सत्ता पक्ष तो बार बार अपने कानूनों को समझाने के प्रयास कर रहा है। वो एक इस चीज पर अड़ गए हैं कि हम कानूनों के में कुछ भी फेरबदल नहीं करेंगे, हम कानूनों को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि अब ये उनकी इज्जत का सवाल है। तो इन सब के बीच फंस कौन रहा है? किसान। वही किसान जो कि आपने बताया कि ठंड में ठिठुर कर मर जाता है, वही किसान जो कि अपने किसान भाइयों का सहयोग करने के लिए आता है, इसलिए कि जिससे आगे आने वाले किसान अच्छी तरीके से उन्हें उनकी कीमत मिल सके, वो मर जाता है। परंतु साउंड प्रूफ कमरों में बैठे हुए हमारे नेता लोग इन आवाज़ों को नहीं सुन पाते हैं। अपने गर्म रजाइयों में दुबके हुए हमारे नेता लोग उस ठंड को महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर वो उस ठंड को महसूस कर पाते कि किस प्रकार से रात को 2 बजे जाकर खेतों में पानी देता है किसान, तो शायद आज ये समस्या नहीं आती। धान काटने वाला किसान आज अपने ही समाधान के लिए ठंड में ठिठुर रहा है। सोचने की बात है कि हल चलाने वाला किसान अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पा रहा है। इससे बुरी बात और क्या हो सकती है कि एक अन्नदाता जो सबको पालता है, जो दिल्ली को सत्ता की राह दिखाता है, जो दिल्ली को हमेशा नए नए लोग देता है सत्ता पे काबिज होने के लिए, वो खुद दिल्ली के रास्ते पे खड़ा हुआ है अपने हक को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, और उसे कोई सुनने तक को तैयार नहीं है। बिल्कुल सुनील जी, सीधी सी बात है कि हल चलाने वाला किसान अब अपने किसी समस्या का हल लेकर सरकार के पास पहुंचा, लेकिन सरकार उसको उस समस्या का हल तो नहीं दे रही, बल्कि एक एक करके इन किसानों की शहादत हो रही है। ये शहीद होते जा रहे हैं अपने किसान भाइयों के इस आंदोलन में। खैर, गुलरेज शेख जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गुलरेज जी, आपसे कई सवाल हमें करने हैं। उस नवयुवक किसान के बारे में भी आपसे पूछना चाहेंगे जिसने इस किसान आंदोलन में अपनी जान गंवा दी, और कल छठे दौर की वार्ता होनी है। क्या अभी भी आपको कुछ और किसान भाइयों की इस तरह की शहादत की खबरें चाहिए, या फिर किसानों की इन समस्याओं का हल आप वाकई में निकालना चाहते हैं? आपसे सवाल मैं करूंगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे गुलरेज शेख जी की तरफ। MDA ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और आपको हम बता दें कि किसान आंदोलन का आज लगातार 13वां दिन है। किसानों की तरफ से भारत बंद तो बुलाया गया था, जो कि संपूर्ण देश में देखा जा रहा है, लेकिन इस भारत बंद में अब सियासी रंग दिखने लगा है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में कई जगह पर लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनें रोक दी हैं। क्या ये किसान ट्रेनें रोकना चाहता है? क्या किसान ये चाहता है कि पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ जाएं? ये किसान चाहता था? आखिरकार क्यों नहीं समझ में आ रहा है, न सिर्फ केंद्र सरकार को बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों को भी? आखिर आप समझे तो सही, किसान चाहता क्या है? किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है। किसानों की तरफ से अभी तक
एक बार भी कहीं से भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ की सूचना नहीं आ रही। उसके बाद भी तमाम राजनीतिक पार्टियां आखिर करना क्या चाहती हैं? पूरे देश भर में इस शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाले इस भारत बंद को सियासी रंग देना चाहती हैं, बिगाड़ना चाहती हैं अपने उस किसान के, अपने उस अन्नदाता के आंदोलन को। बहुत सारे सवाल हमारे साथ में हैं इस समय, लेकिन फिर भी एक बार फिर स्वागत कर लेते हैं गुलरेज शेख जी का। बीजेपी प्रवक्ता है गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। गुलरेज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लखवीर यहाँ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लखवीर, हेलो जी गुलरेज जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, हम सुन पा रहे हैं जी। गुलरेज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 दौर की वार्ताएं तो असफल हो चुकी हैं। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि छठे दौर की वार्ता सफल होगी? और हम यहाँ पर विपक्षी पार्टियों की बिल्कुल बात नहीं कर रहे कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। यहाँ पर किसान इस समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर समय किसान महत्वपूर्ण होते हैं। अन्नदाता है, उसकी वजह से हमारा पेट चलता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या इस कृषि प्रधान देश में कृषक की बात सुनी भी जाएगी या नहीं? देखिए मित्र, जहाँ तक किसानों की बात है, किसान की हर बात सुनने के लिए भारत सरकार तैयार है। और इसीलिए आपको वार्ताओं के दौर दिख रहे हैं। वार्ता में केवल 1, 2 या 3 बिंदु पर ही बात ही नहीं हो रही है। किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं सबको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, समस्या जो हो रही है, आपने कुछ देर पहले खुद ने कहा कि ट्रेनें रोकी जा रही है, कुछ जगह हिंसा करने की उपयोग किया जा रहा है। तो ये इस प्रकार के उपयोग जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है, इनकी वजह से देश में हालात खराब हो रहे हैं। किसानों से हमको कोई आपत्ति नहीं है, किसान हमारे अपने हैं, उनको समझा दिया जाएगा। उनमें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का प्रवाह करके, प्रसार करके, प्रचार करके उनको बहकाया गया है। जो उनके हित में जो फैसले लिए गए हैं उनको बताया जा रहा है कि उनके विरोध में है। तो इन सब कारणवश ये सब स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, और विशेषकर दिल्ली और उसका आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां से हुई है। राज्यों में भी केवल वही क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं जो दिल्ली के आसपास से लगे हुए हैं। बाकी आप देखिए, पैन इंडिया मूवमेंट नहीं गया है। कांग्रेस ने और बहुत से दूसरे दलों ने खूब कोशिश की, भरसक प्रयास किए कि इसको पैन इंडिया कर दे, लेकिन नहीं कर पाए। मुझे लगता है ये समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा, हो सकता है कल भी हो जाए। बिल्कुल गुलरेज जी, सब यही चाहते हैं कि समस्या का समाधान जल्द हो, लेकिन आखिरकार वो जल्द जो शब्द है उसकी जो व्यापक उसका अगर हम अर्थ देखें तो उस अर्थ का यहाँ पर अनर्थ होता जा रहा है। 13 दिन लगातार हो चुके हैं। 3 किसान पहले ही मृत्यु के काल के इस गाल में समा चुके हैं। एक युवा किसान 32 साल का, गुलरेज जी आप खुद सोचिए, 32 साल का एक युवा किसान जो सिर्फ और सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर खेती करता था, इस सर्द मौसम की भेंट चढ़ गया। वो तो आया था अपने किसान भाइयों का साथ देने, अपनी कुछ मांग रखने, लेकिन सरकार है कि वार्ता पे वार्ता करे जा रही है, वार्ता पे वार्ता करे जा रही है। अरे 2 महीने 4 महीने से किसान अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अब जब किसानों ने दिल्ली रोक दी तब जाकर सरकार उनके पास आती है, और उसके बाद भी किसान को क्या मिल रहा है? 13 दिन हो चुके हैं गुलरेज जी। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा ना कि यदि केवल किसान होता तो ये समस्या होती ही नहीं। यहाँ पर जो पॉलिटिकलाइजेशन हुआ है इस पूरी प्रोसेस का, गुलरेज जी, वो हम आपकी बात समझते हैं। हम खुद इस चीज की निंदा कर रहे हैं कि किसान आंदोलन राजनीति की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए, जो कि आज देखा जा रहा है। आज राजनीतिक हस्तियां किसानों के इस आंदोलन को, किसानों के द्वारा बुलाए गए इस भारत बंद को असफल करने में लगी हुई हैं। जगह जगह पत्थरबाजी हो रही है, झड़पें हो रही हैं, चीजों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, ट्रेनें रोकी जा रही है। तो हम खुद कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, किसान नहीं चाहता ये करना, लेकिन किसान जो चाहता है क्यों नहीं उसे दे दिया जाता है? एक छोटी सी चीज किसान मांग रहा है, एमएसपी पे लिखित आश्वासन उसे दे दीजिए। गुलरेज जी, क्या 13 दिन लगते हैं? देखिए मेरे दोस्त, लिखित की जो आप बात कर रहे हैं, आपको ये बात पता होगी कि बहुत सारे 3 प्रकार की लिस्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनली। एक होती है सेंट्रल लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। खेती किसानी जो होता है वह स्टेट लिस्ट में आता है, ना कि सेंट्रल लिस्ट में आता है, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो जो चीज राज्यों के हाथ में है, जो चीज राज्य, और कहाँ के राज्यों में मुख्यतः आप देखिए प्रमुखता से ये चीज कहाँ पर हो रही है? ये हो रही है पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये काम पंजाब सरकार का है, वो लिख के दे।
देखिए, पीएमसी एक्ट को हटाना, उसको रखना, ये स्टेट गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, ये केंद्र सरकार का सब्जेक्ट ही नहीं है मेरे भाई। चलिए गुलरेज जी, इस पर भी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसमें अमेंडमेंट लेकर आया था, लेकिन राज्यपाल साहब ने उसे रोक दिया। अब आप बताइए किसकी गलती है? अगर कोई राज्य सरकार करना भी चाहती है तो उसे करने नहीं दिया जा रहा, इसमें अब क्या करे आप बताइए? नहीं, राज्यपाल को कुछ इसमें दूसरी चीज लगी होगी, कुछ और विषय तो मैं वही कह रहा हूं गुलरेज जी, मैं वही कह रहा हूं। तमाम पार्टियां हैं, भले ही वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पे, माफ कीजिएगा मेरे को ये बोलते हुए, अगर आपको कुछ मेरी बात की बुरा लगे मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात इस समय पूरा देश देख रहा है। किसानों के नाम पे अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है, और ये राजनीति ही किसान नहीं चाहता था, इसलिए किसान ने इस चीज के लिए मना भी करा था। आपको हमारा समर्थन करना है, आप समर्थन कीजिए, लेकिन हमारे नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। खैर, आपके पास मैं आऊंगा गुलरेज जी। इकबाल सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं। विजय उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इकबाल जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, आपने बीजेपी के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया, लेकिन उससे पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आइए सुनते हैं उनको भी। राजनीति भी लगा रहे हैं, कोई बीजेपी के कुछ लीडर्स हैं वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इनको सपोर्ट मिला हुआ है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो अन्नदाता है उनके ऊपर। तो आपको लगता है? मुझे बड़ा खेद है कि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो किसानों की आवाज़ सुनकर भी उसको अनसुनी कर रहे हैं, और किसानों के मूवमेंट पर आरोप लगाना, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स घुस गए हैं। कितने शांति और संतोष के साथ वो आक्रोशित हैं, लेकिन गुस्सा और नाराज़गी जाहिर करने का जो तरीका अपनाया है, मैं समझता हूँ वो बहुत प्रभावी है। और जब एनडीए की सरकार के घटक दल जो हैं वो उनको छोड़कर जा रहे हैं, उनके मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, उनके सहयोगी पार्टीज उनसे अपना हाथ खींच रहे हैं। आज 24 पॉलिटिकल पार्टीज दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक सब चाहते हैं कि किसानों की बात को सुना जाए। देश विदेश में आज सब कह रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी और किसके दबाव में 3 कानून बनाए। भाई, किसने इन मांगों को रखा कि कानून बनाइए? बनाए भी कानून हैं ऐसे जहाँ किसान की जो चौतरफा उसमें मार पड़ रही है उसको और घातक उसके प्रभाव झेलने पड़ेंगे। जो छोटा किसान है, जो 86% देश में किसान किसी खेती करता है, वो छोटा लघु किसान है, उसके ऊपर बहुत बड़ा आफत पड़ने वाली है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को इस बंद के बाद सारी बातें भूलकर, अपनी गलती स्वीकार कर कर, अपने अहम छोड़कर इन तीनों विधेयकों को वापस ले लेना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री राजस्थान के सचिन पायलट जी, उन्होंने भी यही कहा है कि जाहिर सी बात है कि इस बंद के बाद में सरकार को अपनी सभी हठधर्मिता छोड़कर किसानों की बात कम से कम सुन तो ले, उन्हें इतना तो आश्वासन दे दे कि चलिए ठीक है, आपने कुछ कहा है, हम उसे मान लेते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा समय लग सकता है। कम से कम इतना ही कह दे तो शायद ये किसान आपके इस आश्वासन को मानकर भी हो सकता है अपने खेतों की ओर वापस लौट जाए। इकबाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए, ऐप प्रवक्ता हैं। विजय उपाध्याय जी है, वरिष्ठ पत्रकार है। मेरे सहयोगी सुनील सुशीला शर्मा और गुलरेज शेख जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इकबाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। केंद्र सरकार के ऊपर, दिल्ली पुलिस के ऊपर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया गया, लेकिन आपने जैसे ही आरोप लगाया, दिल्ली पुलिस के डीसीपी उत्तरी दिल्ली एंटो अल्फोंस ने अपना बयान जारी कर दिया कि यह सब बेबुनियाद बात है, हमने किसी को नजरबंद नहीं करा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। क्या कहेंगे इकबाल जी? इकबाल जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? बीजेपी की सरकार भी नहीं है, ये सिर्फ मोदी अमित शाह की सरकार है। बीजेपी तो अच्छी पार्टी थी जी, लेकिन उसके जितने भी बड़े लीडर हैं वो सब बैकफुट पे चले गए। सिर्फ अमित शाह और मोदी, ये दोनों की पार्टी अंबानी अडानी को लेके सब हाईजैक कर लिया गया है। इसलिए इनको, अगर इनको चिंता होती ना, एक बात बताइए, अब देश की चिंता करेंगे हम लोग, एक बिल की चिंता करेंगे? देश अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे। इसमें बाहरी शक्तियां अगर फायदा उठा जाएंगी, जैसे आपको हमें 2-3 उदाहरण दे देता हूँ। जो CIA है वो यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन भेज रही है अमेरिका। बेनजीर भुट्टो बांग्लादेश में हारा था, उस टाइम पब्लिक उसके खिलाफ होगी, उसका फायदा लेके मार्शल लॉ लगा दिया उसने पाकिस्तान में। ऐसे सदाम का हुआ जब पब्लिक एंगेज हुई, फिर अफगानिस्तान में हुआ। अब यहाँ क्या पब्लिक जैसे जैसे आक्रोश बढ़ता जा रहा, पब्लिक मोदी साहब को एंगेज हो जाएगी, कहीं अमेरिका इंटरफेरेंस करेगा। उधर से स्टेटमेंट सुन रहे हैं आप कैसे आ रही हैं? कनाडा से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, UNO से आ रही हैं। इसको ये समझ नहीं आ रही है कि देश को कौन तरफ के अपना धकेल रहा है। इसलिए ये चीजों को देखना चाहिए। बिल देश बड़ा है, बिल बड़ा नहीं है।
अगर किसानों को नहीं चाहिए वो बिल, भैया ठीक है हम वापस ले रहे हैं, ये क्या जबरदस्ती है? इकबाल जी जवाब ले लेते पहले देश को बचाओ। बीजेपी के प्रवक्ता हैं साथ में गुलरेज शेख जी जुड़े हुए हैं। इकबाल जी जवाब ले लेते हैं। गुलरेज जी, आप कह रहे हैं कि पार्टियों के जो बैठकों के दौर लगातार चल रहे हैं और उनमें बातें हो रही है, तो क्या कारण है? क्या ये सही है कि सरकार किसानों को अभी तक भी 5 दौर की वार्ता में भी समझा नहीं पा रही कि ये किसान उनके, ये जो बिल है ये उनके हित में है? देखिए, समझाने की कोशिश तो पूरी की जा रही है, मतलब समझा नहीं पा रही ना, अभी तक समझा नहीं पा रही ना। सर पूरी बात तो सुने मेरी बात। नहीं, मुझे सिर्फ एक हाँ ना में पूछ रहा हूँ। देखिए, या तो 2 चीजें, या तो वो नहीं समझा पा रहे कि किसान आपके, ये कानून आपके हित में है, या किसान नहीं समझा पा रहे कि ये जो है ये कानून हमारे हित में नहीं है। दोनों में से एक ही चीज है। मेरे भाई, हाँ और ना से देश नहीं चलता, इसलिए पूरी बात सुन ले प्लीज। कल ही नरेंद्र सिंह तोमर जी से लगभग 70 संगठन, हरियाणा के किसानों के संगठन मिले और जाकर कहा कि ये बिल बहुत अच्छे हैं, बाकायदा लिखित में सिग्नेचर करके अपने मोबाइल नंबर पते के साथ ज्ञापन दिया है कि इन कृपया करके इन बिलों को रहने मतलब गुलरेज जी, जिन संगठनों ने ये जो लेटर दिया है उनको ये कानून समझ में आ गया, मानते हैं इस बात को? देखिए, कानून ज्यादातर को समझ में आ गया है, लेकिन क्या होता है कि जब सर मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मतलब सीधी सी बात है कि उन संगठनों को कानून समझ में आ गया कि ये उनके हित में है, यही बात है, तभी समर्थन दिया है। देखिए, हमने कानून सर हाँ ना बता दीजिए कि हाँ उनको समझ में आ गया इसलिए समर्थन दे दिया। सर मैं क्या बोला आपको, देश जो है वह हाँ और ना में नहीं चलता। तो फिर ये बोलिए कि समर्थन नहीं दिया, समर्थन दिया उनको लेकिन कानून अभी भी समझ में नहीं आया उन्हें, ये कहेंगे? जो लिखित है वह बात आपको दिख रही है, जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने जाकर बस टीवी के आपकी और मेरी जो वार्ता है ना सर, आपकी और जो मेरी वार्ता है यही किसानों के बीच चल रही है। किसान उनको कहना चाहते हैं और सरकार इधर दूसरी तरफ ले जाती है। जो आपकी और मेरी वार्ता है ना, बिल्कुल यही का यही आप इमेजिन कर सकते हैं कि यही उन बैठकों में हुआ होगा कि हम कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप उसका जवाब देना नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं कि हरियाणा के किसानों ने अगर समर्थन दिया है तो निश्चित तौर पर उन्हें यह चीज समझ में आ गई कि यह कानून हमारे हित में है। सही है ये बात? सर समझ में सबको आ रहा है, लेकिन गुलरेज जी, हरियाणा के किसान की बात, गुलरेज जी जिन्होंने समर्थन दिया है। सर हिंदुस्तान में कितने राज्य हैं आप बताओ मुझे। गुलरेज जी सुनिए गुलरेज जी सुनिए, माफ कीजिएगा गुलरेज जी, आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। हमारे साथ और भी पैनलिस्ट हैं, उनके पास भी हमें जाना है, लेकिन सुनिए गुलरेज जी, सुनिए गुलरेज जी, आप मेरी बात सुनिए। छोटी सी बात का छोटा सा जवाब होता है, सवाल के बदले में सवाल नहीं होता, सवाल के बदले में जवाब होता है। आपसे सिर्फ आपने ही कहा है, हमने तो नहीं कहा, आपने कहा हरियाणा के कुछ किसान संगठन आए थे, उन्होंने सहमति में ज्ञापन दिया है, इसका मतलब उन्हें समझ में आ गया। अब इस बात को कितना अलग अलग तरीके से कहेंगे गुलरेज जी? अगर समझ में आ गया तो हाँ कीजिए, नहीं आया तो ना कीजिए कि आपके दबाव में आकर वो साइन कर गए। दोनों में से कौन सी बात सही है, आप ही बता दीजिए। अभी मैं भोपाल में बैठा हूँ और यहाँ पर मैं मालवा से भोपाल आया, सुबह पूरे रास्ते में कृषि क्षेत्र है, कहीं पर कोई आंदोलन नहीं, सब खुला हुआ है। मतलब देश का बहुसंख्यक किसान जो है वह सरकार के साथ है, बिलों के साथ है। अब कहीं पर जो खुरापात हुई है, ये बात सच बोल रहे हैं आप कि हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में फेल हो गए, खुरापात। वही तो हम बोल रहे हैं गुलरेज जी, इतनी सी बात है, सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में जो गलती हुई है उसे सुधारिए। इन किसानों को राजनीति से कोई सर गुलरेज जी, आप लोगों ने कानून बनाया और आप लोग इसको समझा नहीं पा रहे। भोला भाला कम पढ़ा लिखा किसान कैसे समझ पाएगा गुलरेज जी? मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिन्होंने बनाया वही उसे नहीं समझा पा रहे, तो बाकी लोग उसे कैसे समझा पाएंगे? यही तो कहना चाह रहे हैं हम आपको। सुनोगे नहीं, आप समझोगे नहीं, आप खुद भी नहीं सुनना चाहते। गुलरेज जी देखिए, हमारे पास में एक समय होता है, उस समय में हमारे साथ हमको सभी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको सुनना होता है। अगर एक सीधी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो फिर ये गोल गोल बात को घुमाने से कोई मतलब नहीं है। आपने एक बार कह दिया कि ठीक है बहुसंख्यक किसान आपके साथ है, आप कह रहे हैं ठीक है, एक बार को मान लेते हैं, लेकिन यह भी आपने ही कहा है कि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हुई है और यह गलती आपने मानी है अभी। तो अगर आप इस गलती को मानते हैं तो जल्दी से जल्दी इस कम्युनिकेशन की गलती को सुधारिए। सर मैंने आधी लाइन बोली, आपने बीच में रोक लिया मुझे और फिर आपने उसका पूरा निष्कर्ष निकाल दिया, तो फिर पूरी लाइन बोलिए। चलिए देखिए, हमने कम्युनिकेशन पूरा किया, सबको समझ में भी आया।
लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो बहका रहे हैं। उनकी खुराफात को हम चेक करने में हो सकता है कहीं ना कहीं फेल हुए हो, कानून बनाने में हम फेल नहीं हुए, वार्ता करने में फेल नहीं हुए, समझाने में फेल नहीं हुए, लेकिन हम मानते हैं कहीं ना कहीं खुराफात को नहीं रोक पाए, राजनीति हावी हो गई है, किसानों के कंधे पर। तो मतलब इस 5 दौर की वार्ता में आप मिलके उनसे बस ये देखते रहे कि खुराफात कहाँ हुई है, ये सही है? खुराफात तो जहां हो रही है आपको दिख रही है पूरी। नहीं, आपने मतलब 5 दौर की वार्ता में फिर क्या किया? जब आप इस बात पे बिल्कुल निश्चित हैं कि कानून बिल्कुल सही है, सबको समझ में आ गया, फिर 5 दौर की वार्ता में होता क्या है? मतलब आप सिर्फ ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि खुराफात कहाँ हुई है, 5 दौर की वार्ता में यही हो रहा है? नहीं, उन्होंने माना है, उन्होंने बहुत सारी, उन्होंने 50। सर, जब वो किसान किसी की खुराफात से आए, किसी के भड़काने से आए, उनको क्या समझाएंगे फिर आप? ठीक है ना सर, उसमें हृदय परिवर्तन होता है जब बातचीत होती है। चलिए ठीक है गुलरेज जी, आपके पास में वापस परिवर्तन ये हुआ है गुलरेज जी, हृदय परिवर्तन ये हुआ है कि वो लोग बात करने आए थे और आज भारत बंद करके बैठे हैं। ये हृदय परिवर्तन हुआ है इस 5 दौर की वार्ता में। चलिए आते हैं दूसरे गेस्ट के पास। जी गुलरेज जी, आऊंगा गुलरेज जी, आपके पास भी आऊंगा। विजय उपाध्याय जी, बहुत देर से हम सबकी बातें सुन रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत कर लेते हैं न्यूज इंडिया में। इकबाल जी, आपके पास भी आऊंगा, आपका भी जवाब लूंगा। विजय जी भी बहुत देर से सुन रहे हैं। विजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, किसानों को लोकतंत्र में अधिकार है कि वो आंदोलन कर सकते हैं, किसान आंदोलित हैं। अब कानून उनकी समझ में आया या कानून समझ के वो आंदोलन कर रहे हैं, ये डिबेट लंबी चल सकती है। लेकिन कुछ तो कहीं एक मैसेज ऐसा है जिसकी वजह से किसानों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और इन नए कानूनों से उनको दिक्कत हो सकती है। देखिए, हमारे देश में जब भी कोई नई चीज होती है तो सबसे पहले उसका विरोध होता है। आप याद करें, राजीव गांधी जी के जमाने में जब नई एजुकेशन पॉलिसी आई, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उन्होंने इम्प्रूव किया, ढेर सारे लोगों को टेलीफोन अवेलेबल होने लगे, फिर कंप्यूटर क्रांति उन्होंने शुरू की। और राजीव गांधी ने एक बात उस समय कही थी कि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पिछड़ गए, लेकिन हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया को 21वीं सदी में रखना चाहते हैं। आज हम राजीव गांधी के शुक्रगुजार। उस समय के लोगों ने, जो विपक्ष में थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया, खासतौर पे समाजवादियों ने, कि कंप्यूटर से सब कुछ खत्म हो जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, न जाने क्या क्या कहा था। लेकिन चीजें आज जहां हम खड़े हैं उसी कंप्यूटर क्रांति की वजह से खड़े हैं। और ये जो दुनिया में बदलाव आए हैं और भारत उसके साथ कदम ताल करके साथ साथ आगे बढ़ रहा है, या दुनिया को रास्ता भी दिखा रहा है। तो अमेरिका की सिलिकॉन वैली हो या हिंदुस्तान का बेंगलोर हो, दुनिया के ये साइबर हब हैं और यहाँ से ढेर सारी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। तो कैसे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किसी कानून से सिर्फ नुकसान ही होगा? देखिए, दूसरी बात यह है कि पंजाब के किसानों का गेहूं 100% खरीदा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों का खरीदा जाता है? नहीं खरीदा जाता है। खरीद भी नहीं सकती है सरकारें, क्योंकि उत्तर प्रदेश का खरीदे, मध्य प्रदेश का खरीदे, फिर वो पूरी हैंडलिंग फिर तो सरकार को ही करनी पड़ेगी। लेकिन जब ग्रीन रिवोल्यूशन की जरूरत थी, देश में अनाज नहीं था, हम इंपोर्ट करते थे अनाज को, उस दरमियान पंजाब और हरियाणा में ये बनाया गया, क्योंकि वहां सिंचाई की सुविधाएं थी। और सिंचाई की सुविधाएं सिर्फ कोई हमारी सरकारों ने नहीं की, आजादी की बाद की सरकारों ने वहां सिंचाई की सुविधाएं नहीं पैदा की, बल्कि पहले से ही वहां एक तो नदियां भरपूर जल वाली थी, दूसरा वहां पहले से नहरों का जाल बिछाया। अंग्रेजों ने भी वहां बहुत काम किया था, उसके पहले के वहां के राजाओं ने भी काम किया था। तो वहां सिंचाई की सुविधा बेहतर थी और ग्रीन रिवोल्यूशन में सिंचाई सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, बड़ी मात्रा में इन्होंने खाद्यान्न पैदा करना शुरू किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का 100% गेहूं चावल नहीं खरीदा जाता, लेकिन हरियाणा और पंजाब के किसानों का खरीदा जाता है। मकसद ये था कि वहां से खरीद के पूरे देश को सप्लाई करेंगे। लेकिन आज दौर बदल गया है। आज मध्य प्रदेश बहुत बड़ा गेहूं उत्पादन का एक राज्य बन गया है और मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं तो हर जगह बहुत लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा कीमती भी है और सबसे ज्यादा डिमांड भी है जी। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है। और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, वो सपोर्ट है, समर्थन है, वो मैंडेटरी नहीं है। अगर उसको आप मैंडेटरी मान के चलते हैं तो शायद हम उसकी गलत व्याख्या करते हैं। जिन भी सरकारों ने एमएसपी सबसे पहले शुरू किया, वो सरकार यही कहेगी ना कि हमने तो समर्थन मूल्य दिया था, मैंडेटरी नहीं दिया था कि कंपलसरी यही प्राइस होगी ही होगी। तो जो समर्थन मूल्य है
ये बाजार मूल्य और बहुत नीचे गिर के जब कई बार ऐसा होता है भाव बहुत नीचे आ जाते हैं, तो जहां भाव बहुत नीचे आते हैं वहां पे सरकार मंडी में हस्तक्षेप करेगी या किसानों से खरीद करेगी, ताकि जो रेट हैं अनाज की वो न गिरे। लेकिन हो क्या रहा है, आप मक्का के किसानों को देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या हरियाणा हो, जो उसकी एमएसपी है उससे कम के रेट में किसान भी बेच रहा है और किसान और मंडी में कम रेट भी है और एमएसपी में भी कुछ खरीद हो ही जाती है। धान के साथ यही है और गेहूं के साथ भी यही है। मैं अगर आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दूं तो पिछली तमाम सरकारों ने उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की जो खरीद है 20 लाख मीट्रिक टन से ऊपर नहीं जाती, जबकि यहाँ पे अकेले गेहूं का जो उत्पादन है उत्तर प्रदेश में 360 लाख मीट्रिक टन है। तो जब इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं उत्पादन होता है, अगर सरकार सारा गेहूं खरीद लेगी तो सरकार या तो इसी रेट पे बेचे या इससे ज्यादा दाम पे बेचे। अभी क्या है कि जो बड़े किसान हैं उनका तो उत्पादन ज्यादा होता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं वो अपने लिए उत्पादन करते हैं और बहुत बड़ी तादाद ऐसी है लोगों की, गरीबों की, जिनको आप कृषि लेबर कहते हैं, एग्रीकल्चरल लेबर कहते हैं या सीमांत कृषक कहते हैं, तो वो अनाज खरीदते भी हैं। तो अगर अनाजों की कीमत ज्यादा बढ़ जाती है तो अमीर लोग तो परेशान नहीं होते, लेकिन जो हमारे यहाँ इस देश में 70% आबादी गरीब है वो परेशान हो जाती है कि भाई अब हम 40 रुपए किलो आटा कैसे खाएं, क्योंकि आप अगर पैक्ड आटा लेते हैं किसी भी कंपनी का तो 35 रुपए से ज्यादा है। इस समय तो 390 रुपए में एक पैकेट 10 किलो का मिल रहा है, तो आप समझिए 39 रुपये पर केजी है। और जो गेहूं अवेलेबल है बाजार में वो है करीब 1800 से 2000 के आसपास। तो ये जो रोकना चाहूंगा आपको बीच में, सारी बात सही है, बात तो असल में इस समय पर ये चल रही है कि मैं कुछ बोल सकता हूं मंग जी बोलिए। देखिए, अब हम जो डिबेट कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं ना, वो संवाद स्तर पर कर रहे हैं। पहले जो संवाद नहीं कर पा रहे थे, कभी मैं कुछ टोक रहा था, कभी आप टोक रहे थे। अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र ने जो बात की उसी को थोड़ा और आगे ले जाऊंगा। आप ये समझिए कि राजीव गांधी के भी बाद में आता हूं मैं और आगे चलता हूं। पीवी नरसिम्हा राव, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने देश में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए। जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया तो जितना उनको लेफ्ट और सब तरफ से जितना उनको परेशान किया गया उससे ज्यादा कांग्रेस के अंदर ही उनका विरोध हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी वो रिफॉर्म्स लाए और आज उन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से, उसी की बदौलत भारत की जो आर्थिक शक्ति है विश्व की सबसे बड़ी 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर हम खड़े हैं। तो ये रिफॉर्म जब भी आते हैं कहीं ना कहीं समस्या आती है। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, आपको मेरे को बीच में रोकना पड़ रहा है। एक राजधानी दिल्ली से प्रेस वार्ता आ रही है अरविंद केजरीवाल जी को लेकर। आपको बता दें कि अभी थोड़ी ही देर पहले राजधानी दिल्ली के पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है, समझाया गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस प्रशासन ने नजरबंद नहीं किया है, वो जहां जाना चाहें वो जा सकते हैं। खैर, विक्रम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता है कांग्रेस के, उनका भी स्वागत कर लेते हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार विक्रम जी, आप इतनी देर से हम सबकी आप बातें सुन रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट की। आपसे सिर्फ एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर आपको किसानों को साथ देना है बिल्कुल दीजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले राजधानी जयपुर में जो घटना हुई, क्या किसानों के इस अहिंसात्मक आंदोलन को हिंसा का रूप देना चाहते हैं? विक्रम जी, देखिए, मैं किसी भी हिंसा का विरोध करता हूं और शांतिपूर्वक प्रदर्शन में हिंसा का स्थान होना भी नहीं चाहिए जी। किसानों का जो आंदोलन है आप देख रहे हैं पूरे देश में शांतिपूर्वक चल रहा है, लेकिन यहाँ आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस शांतिपूर्वक, एनएसयूआई के जो लड़के थे उन्होंने शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन भाजपा के युवा मोर्चा के लोग और इधर उधर से असामाजिक तत्व उन्होंने इकट्ठे कर लिए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। क्या इस तरह का विरोध प्रकट करने का कोई साधन है जनता के पास, हथियार है? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनको रोकेंगे और इस तरह से हिंसा पे उतारूंगे। आप देखेंगे कि भाजपा के जो लोग हैं वो हर जगह, हर प्रदर्शन में अपने जो असामाजिक तत्व हैं उनको भेजकर इस तरह का भगदड़ मचवाते हैं और इस हमारे जो कार्यक्रम है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, इसको उन्होंने बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची थी।
आपको रोकना पड़ रहा है। विक्रम जी माफ कीजिएगा, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। राजधानी दिल्ली से दिल्ली पुलिस प्रशासन की प्रतिक्रिया आ रही है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नजरबंद को लेकर। एप्रीहेंशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस और एनी एफर्ट इज मेड टू block the movement of any political leader or any person. Thank you. दिल्ली पुलिस प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद नहीं किया गया है, वो जहां जाना चाहें वो जा सकते हैं। तो इकबाल जी के लिए एक छोटा सा सवाल है, वो भी आपसे मैं लूंगा, उससे पहले विक्रम जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, आप देखेंगे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है और हमारी पार्टी शांतिपूर्वक किसानों के पक्ष में प्रदर्शन करना चाह रही है। जब एनएसयूआई के छात्रों ने इस तरह का प्रदर्शन करना चाहा तो भाजपा के लोग क्यों इकट्ठा होकर उनको पत्थरबाजी करके? अरे विक्रम जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं विक्रम जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सुनिए विक्रम जी, सुनिए, नहीं विक्रम जी आप पूरी बात सुनिए। आपने खुद ने कहा कि कांग्रेस शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन सुनिए, लेकिन अगर एनएसयूआई वाले ऐसा कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को नहीं करना चाहिए था। अगर कोई आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, कोई आपको लाठी से मारना चाहता है, तो हम क्या करें आप बताइए? पहले तो आप अहिंसा का समर्थन करते हैं, फिर दूसरा आप बोलते हैं आपसे ही जुड़ा हुआ युवाओं का संगठन अगर पत्थरबाजी लाठियां बरसा रहा है तो बीजेपी को उसका जवाब नहीं देना चाहिए। ये कैसी बात है? की कार्रवाई कीजिए, वो ठीक नहीं है। कोई भी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है तो आप करने दीजिए। और वहां पुलिस का इतना अच्छा बंदोबस्त था कि वो रोकता अगर कोई इस तरह की घटना। चलिए विक्रम जी, ऐसा लगता है कि किसानों की बात को ना तो सत्ताधारी पार्टियां सुनना चाहती हैं, ना ही विपक्षी पार्टियां सुनना चाहती हैं। उन सब लोगों को ऐसा लग रहा है, पूरे देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम पार्टियों के ट्रेनें रोकी जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के नाम पर सबको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और उस मुद्दे को भुनाने में वो कोई कोर कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि इस समय इजाजत नहीं देता है। सुनील जी, फिर भी फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा बहुत ही कम शब्दों में। जी, मैं बस इतना सा ही कहना चाहता हूं, दोनों पार्टियों को कहना चाहता हूं, जितने भी पार्टी के लोग हैं उन्हें कहना चाहते हैं, किसान और सरकार के बीच में मत आइए। इन दोनों के बीच की संवाद जो है उसे बढ़ने दीजिए, क्योंकि कोई भी रास्ता संवाद से ही निकलेगा, कोई भी रास्ता वार्ता से ही निकलेगा। जब किसान संगठन प्रदर्शन नहीं कर रहे तो क्या जरूरत है दूसरी पार्टियों को आकर उनके समर्थन में संगठन करने की? ये मामला 3 बजे तक के लिए उन्होंने बोला है और शांतिपूर्वक बंद की उन्होंने आह्वान किया है। आज हमें जरूरत है उस अन्नदाता का साथ देने की, साथ इस प्रकार से कि उनके बंद को शांतिपूर्वक चलने दें। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जाहिर सी बात है, अगर किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन, शांतिपूर्वक भारत बंद का आह्वान करते हैं तो क्यों उसे अशांति में बदला जा रहा है, क्यों उस अहिंसा को हिंसा में बदला जा रहा है? खैर, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। 3 बजे तक का समय, 3 बजे तक हम भी देखते हैं कितनी राजनीतिक पार्टियां किसानों की इस आह्वान को अच्छे से समझती हैं और सुनती हैं और उनका साथ देती हैं। खैर, हमारे साथ में गुलरेज शेख जी लगातार बने हुए थे। गुलरेज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इकबाल सिंह जी हैं आप प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम जी, आपका भी न्यूज़ इंडिया के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक किसानों के द्वारा एक शांतिपूर्वक ढंग से भारत बंद का आह्वान किया गया था। 11 से 3 चक्का जाम की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा लगता है राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ इसमें भी उन्होंने ढूंढा और उनके इस शांतिपूर्वक अहिंसात्मक आंदोलन को एक हिंसा का रूप दिया जा रहा है। अब ये देश भी देख रहा है, देश की जनता भी देख रही है और किसान भी देख रहे हैं कि हमारे साथ में ये आखिरकार हो क्या रहा है। और अब पूरे देश की निगाहें न सिर्फ किसान की, कल होने वाली छठे दौर की वार्ता पर जा टिकी है कि क्या कल इस आंदोलन को लेकर जो गतिरोध उत्पन्न है वो टूटेगा या नहीं। इस चर्चा में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।